अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपोलो मिशन के बारे में और जानेंगे सन 1969 का अपोलो मिशन 11 क्या था, और बात करेंगे कि आखिर अमेरिका चांद पर क्यों जाना चाहता था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अपोलो 11 मिशन अमेरिका और दुनिया की तारीख में एक अजीम लम्हा था, लेकिन इस वक्त वाक़अतन क्या हुआ और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। सन 1957 में जब सोवियत रूस ने अपना पहला सोवियत स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खलाई मुकाबला शुरू हो गया। जब जॉन एफ कैनेडी सन 1961 में अमेरिका के सदर बने, तो बहुत से अमेरिकियों का ख्याल था कि अमेरिका सर्द जंग के अपने दुश्मन से टेक्नोलॉजी की बढ़तरी के मुकाबले में पीछे रह गया है। अमेरिका वहां पहला इंसानी मिशन ले जाने के लिए बज़िद था, और सन 1962 में कैनेडी ने जो कहा वो आज इनकी मारूफ तकरीर कही जाती है। इन्होंने कहा था, हमने चांद पर जाने का फैसला किया है। ये खलाई दौड़ जारी रही और सोवियत रूस ने सन 1965 में कामयाबी के साथ पहला बगैर इंसान वाला जहाज़ चांद पर उतार दिया। अमेरिका ने अपने मिशन के बारे में किस तरह मंसूबाबंदी की। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने इस पर बहुत से वसाइल खर्च करने का अहद किया, जिसे अपोलो प्रोग्राम के नाम से जाना गया। तकरीबन 4 लाख अफराद ने अपोलो के 17 मिशंस पर काम किया, जिस पर तकरीबन 25 अरब डॉलर का खर्च आया। सैटर्न 5 नामी एक ताकतवर रॉकेट के ज़रिए अपोलो के कमांड और खिदमात के मॉडल को अमल में लाया गया, और इस रॉकेट के साथ वो कमरी मॉड्यूल मुंसलिक था जिसे चांद की सरजमीन को छूना था। मंसूबे के तहत ज़मीन के मदार का इस्तेमाल करते हुए चांद के मदार में जाना था, जिसके बाद आर्मस्ट्रांग और एल्डन कमरी मॉड्यूल में दाखिल होंगे और वो चांद की सतह पर उतरेंगे, जबकि कॉलिंस इनके पीछे रहकर कमांड और सर्विस मॉड्यूल में निगरानी करेंगे। अमले के साथ खला में जाने की पहली जांच अपोलो 1 के ज़रिए सन 1967 में की गई, लेकिन पहली परवाज से कबल मामूल की जांच में ही कमांड मॉड्यूल में आग लग गई, जिसमें 3 खलाबाज मारे गए। इसके बाद कई माह तक इंसान के साथ खलाई सफ़र के परवाज़ को मुअत्तल कर दिया गया, यहाँ तक कि अपोलो 11 के मिशन के दौरान ज़मीन पर कंट्रोल से मवासलाती राब्ते का मसला पैदा हुआ था और कंप्यूटर पर एक इंतबाही पैगाम सुना गया जो इससे कबल अमले ने कभी नहीं सुना था, और चांद पर पहुंचने वाली गाड़ी भी अपने हदफ से दूर दूसरी जगह पर चांद की सतह पर उतरी थी। इन सब मसाइल के बावजूद 20 जुलाई को ज़मीन छोड़ने के 110 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। इनके 20 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। आर्मस्ट्रांग के अल्फाज दुनिया के टीवी पर गूंजे और तारीख में दर्ज हो गए कि एक शख्स का एक छोटा सा कदम इंसानियत की अजीम छलांग थी। दोनों अफराद ने चांद पर उतरने वाली गाड़ी से बाहर चांद की फ़िज़ा में 2 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारे, वहाँ की सतह से नमूने यकजा किए, तस्वीर लीं और कई साइंसी तजुर्बात को वहाँ शुरू किया। चांद की अपनी तलाश को मुकम्मल करने के बाद दोनों अफराद अपनी चांद पर उतरने वाली गाड़ी में बैठकर
کامیابی کے ساتھ کمانڈ اور سروسز والے ماڈیول میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد زمین کی جانب واپسی کا سفر شروع ہوا اور یہ لوگ بحر الکاہل میں 24 جولائی کو اترے۔ دنیا بھر میں تقریباً 65 کروڑ افراد نے چاند پر پہلی بار اترنے کا منظر دیکھا، اور امریکہ کے لیے یہ کارنامہ دنیا کے سامنے ان کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک تلاطم خیز دہائی کے اخیر میں قومی فخر کے جذبے کی طمانیت کے لیے اہم تھا۔ اسی دہائی میں کینیڈی کا قتل ہوا، اہم شہروں میں نسلی فسادات ہوئے اور ویتنام میں فوجی شمولیت پر بے چینی دیکھی گئی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ واقعی وقوع پذیر ہوا؟ سن 1972 تک مجموعی طور پر امریکہ کے 6 مشن چاند کی سطح پر اترے، لیکن آج تک سازشی نظریہ سرگرم عمل ہے کہ چاند پر اترنے کا یہ سارا عمل کوئی سٹیج کیا ہوا ڈرامہ تھا۔ لیکن سن 2009 کے بعد سے ناسا کا ایک خلائی جہاز چاند کے میدان میں جائزہ لے رہا ہے۔ وہ ہائی ریزولوشن والی تصاویر بھیج رہا ہے، جس سے اپولو مشن کے چاند کی سطح پر اترنے کا پتہ چلتا ہے، جس میں پاؤں کے نشانات اور پہیوں کے نشانات شامل ہیں۔ اس کے ارضیاتی شواہد بھی ہیں، جن میں وہ چٹانیں شامل ہیں جو چاند کی سطح سے لائی گئی تھیں۔ چاند پر جانے کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ واحد ملک ہے جس نے انسانوں کو چاند پر اتارا ہے۔ روس، جاپان، چین، یورپین اسپیس اور انڈیا نے یا تو اپنا خلائی مشن چاند کے میدان میں بھیجا ہے یا پھر اپنی خلائی گاڑیاں اس کی سطح پر اتاری ہیں۔ جو ملک ایسا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس کی طاقت کی علامت ہے، اور یہ بات اسے ایلیٹ کلب میں شامل کرتا ہے۔ اس کی دوسری عملی وجوہات بھی ہیں، جیسے کہ اس کے وسائل کا فائدہ اٹھانے کی خواہش۔ دونوں قطبوں پر برف کی موجودگی کا مطلب طیاروں کے خلا میں مزید اندر تک جانے میں سہولت ہے، کیونکہ اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں ہیں جنہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سونے، پلاٹینیم اور دوسری نادر معدنیات کی کان کنی میں بھی دلچسپی ہے، حالانکہ ابھی یہ واضح نہیں کہ وہاں سے ان معدنیات کا نکالنا کتنا آسان ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔